अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़ दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है। सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए के सबसे बड़े चेहरों में से एक टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, यानी कि मोदी सरकार की बैसाखी नंबर 1 नायडू भी इस बिल को लेकर कश्मकश में है। और खबर यह आ रही है कि विपक्ष अब सिर्फ अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़ने तक सीमित नहीं रहने वाला, बकायदा मोदी और शाह के इस खतरनाक प्लान के खिलाफ एनडीए के ही गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी लामबंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और नायडू को लेकर यह खबर हैरान करने वाली क्यों है? वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार संविधान संशोधन करने की तैयारी कर रही है। मगर यह मामला मोदी को समर्थन देने वाले नायडू जैसे मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी क्यों है? एक एक वाक्य को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार माजरा है क्या, कितना खतरनाक प्लान है। आपकी स्क्रीन पर यह हेडलाइन जिसमें लिखा हुआ है कि करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। यह खबर है 10 सितंबर 2023 की, यानी लोकसभा चुनाव में मोदी को समर्थन देने से पहले 2024 सितंबर में नायडू की गिरफ्तारी हुई। मामला था पूर्व मुख्यमंत्री ने 2014 से 2019 के बीच टीडीपी शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के जरिए कौशल विकास निगम से संबंधित लगभग 371 करोड़ रुपए की हेराफेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अखबारों की सुर्खियां आपके सामने है, मतलब महाभ्रष्टाचार। मगर होता क्या है अब देखिए। 16 अक्टूबर 2024 हेडलाइन देखिए, चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने 371 करोड़ रुपए के घोटाले में दी क्लीन चिट। यानी जो 10 सितंबर 2023 को नायडू बीजेपी के लिए महाभ्रष्टाचारी नंबर 1 थे, वही 2024 में समर्थन देते हैं और महज 3 से 4 महीने में वो पाक साफ हो जाते हैं। ऐसे में नायडू को भी डर है कि कहीं इस कानून के बहाने आज नहीं तो कल उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा लेगा। अभी कई और उदाहरण हैं, कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने अमित शाह की सदन में बोलती बंद कर दी, वो भी आपको दिखाएंगे। मगर इतना जान लीजिए कि अमित शाह के मुंह पर बिल तो फाड़ दिया गया और इसी हंगामे के बीच इसी बिल को अब जेपीसी में भेज दिया गया है। विपक्ष ने इस संविधान संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि अगर यह पास हो गया तो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हटाना बहुत आसान हो जाएगा। न्यायपालिका से पहले ही कार्यपालिका फैसला सुना देगी कि आप दोषी हैं। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी जब चाहे तब हटा देंगे, हेमंत सोरेन जब चाहे तब हटा देंगे। ममता बनर्जी तो कह रही है ये काला दिन काला कानून है, मगर मामला कितना गंभीर है। कैसे राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से ध्यान भटकाने की कोशिश इसे कहा जा रहा है। वीडियो देखिएगा पूरा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। क्योंकि अब याद कीजिए दिल्ली चुनाव, उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, जेल में डाला जाता है, इस्तीफा मांगा जाता है नैतिकता के आधार पर। ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होता है। 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रखा जाता है। उनको जनवरी 2024 में उन्हें जेल में डाला गया, फिर 5 महीने के बाद जमानत मिली। इतना ही नहीं, कानून बेहद खतरनाक है, क्योंकि वो इसलिए आरोप साबित होने से पहले ही किसी को भी दोषी मान लिया जाएगा। अब एक और मामला आपको याद दिलाना चाहेंगे, वो ये कि दिल्ली के ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का किस्सा तो आपको याद है। 18 महीने के लिए जेल में डाला गया और 18 महीने के बाद जब जमानत मिली तो पता चला कि जनाब ने कोई कसूर ही नहीं किया था। सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की तो बताया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो अब बताइए, अमित शाह जी ऐसे नेताओं को लेकर, विपक्ष के नेताओं को लेकर कानून तो ला रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कानून कोई नहीं ला रहे जिसमें फर्जी केस में विपक्ष के नेताओं को फंसाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो। बाकायदा ऐसे अधिकारियों को तो प्रमोशन मिलता है जिन्होंने विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का प्रयास किया या उसमें कामयाब हुए, वो प्रमोशन के हकदार हो जाते हैं। अभी समझिए कैसे। ईडी के कई सियासी किस्से तो आपने सुने होंगे। ईडी ने 90% से ज्यादा केस विपक्ष के नेताओं पर डाल दिए, इसी मकसद से कि डर के मारे कोई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हो गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री तक बन गए।
मुख्यमंत्री समझ रहे हैं ना, हेमंत बिश्व शर्मा, और मुकदमे से बच भी गए। 11 साल में 5,892 केस दर्ज किए गए ईडी ने, और सजा मिली 15 से 20 केस में। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मामला किस हद तक जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर नायडू भी समझ रहे हैं कि यह दांव कहीं उन्हीं पर ही ना आजमा लिया जाए, क्योंकि इस संशोधन का यही तो मतलब है, किसी भी तरह से विपक्ष के मंत्री मुख्यमंत्रियों को बस गिरफ्तार करना है, किसी भी हाल में गिरफ्तार करना है और 30 दिन तक जेल में डाले रखो, जमानत का विरोध करो और करते रहो तब तक जब तक 30 दिन ना गुजर जाएं, और फिर उसके बाद सरकार गिर जाएगी, पद छोड़ना पड़ेगा। यानी जिसकी मर्जी होगी उसी की सरकार बनेगी, और मर्जी आप जानते हैं किसकी होगी। ऐसे में नायडू को भी डर है कल नहीं तो आज चिंगारी की चपेट उन्हें भी अपने घर तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 2023 में वो पहले भी बीजेपी की नजर में भ्रष्टाचारी थे। इसीलिए संविधान के इस 130वें संशोधन का डर नायडू को भी सता रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा उदाहरण है। बीजेपी ने इन्हीं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सीबीआई ने पूछताछ की, कांग्रेस के चेहरे हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में आते ही दाग धुल गए। एक और उदाहरण अजीत पवार, इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा। और जिन्हें बीजेपी ने पूरे देश में घूम घूम कर हजारों करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया, अजीत पवार। खुद प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़, कितने 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। लेकिन 2021 में जिन अजीत पवार के ठिकानों पर आईटी ने यानी आयकर विभाग ने छापे मारे थे, 1,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था, वही बीजेपी के पास आए, बीजेपी से हाथ मिलाया, सारे पाप धुल गए। पाप धुलने के बाद अजीत पवार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हो गए, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बन गए, और अब संसद के भीतर वही मुद्दा धर्मेंद्र यादव ने भी उठा लिया। धर्मेंद्र यादव ने पूछ लिया, अमित शाह जी बताइए, अजीत पवार जिसे आप चक्की पीसिंग कह रहे थे, आपने तो उन्हें ही डिप्टी सीएम बना दिया। अमित शाह हक्के बक्के रह गए। देख लीजिए। माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। अब जरा एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि बीजेपी के शासित किस राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर जांच चल रही है। इसका उत्तर नहीं है ना आपके पास। क्या अमित शाह जी को नहीं पता, क्या उनको नहीं बताना चाहिए कि जो दिवंगत सत्यपाल मलिक थे, भ्रष्टाचार के आरोप जिन्होंने लगाए, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अस्पताल के बिस्तर पर जाते जाते वही सत्यपाल मलिक अपनी बेगुनाही के सबूत दे रहे थे। मोदी सरकार के दौर में आरोपों के आधार पर विपक्ष के मंत्री मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाता है। यहां पर सत्ता पक्ष के मंत्री पाक साफ हो जाते हैं। इसलिए नैतिकता का मूल्य सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। नैतिकता को ताक पर रखकर कानून बनाना यह सत्ता और बहुमत की ताकत का हिस्सा है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, इसीलिए इसका जवाब देने के लिए इस तरह के बिल को लाया गया है, या फिर वाकई में विपक्ष को निपटाने के लिए यह बिल अब ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए ज्यादा। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।